बच्चों, आज प्रोबेबिलिटी में हम लोग बेस थ्योरम के बारे में जानेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है। हमें भी बहुत कंफ्यूज किया करता था पहले। कोशिश करते हैं इसको सिंपल ढंग से आपको समझाते हैं। हम लोगों ने पिछले सेशंस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो बेस थ्योरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही धीरे धीरे ओरिजिनेट होती है। कैसे होती है वो हम बताते हैं। तो पहले तो आप ये जानिए कि अगेन मैं एक रिवाइज कर देता हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो अगर ये एक सैंपल स्पेस है S एंड इसमें दो कोई इस टाइप से इवेंट आपने डिफाइन किए, ये A इवेंट है, ये B इवेंट, और ये इसका इंटरसेक्शन है जो क्या होगा A इंटरसेक्शन B। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि गिवन इवेंट ए आपको निकालना होता है कि इवेंट बी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें ये कहा जाता है कि एक इवेंट हो चुकी है तो उसके बाद दूसरी इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिखते थे कि इवेंट ए हो चुकी है तो बी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें क्या हम लिखते थे कि अब न्यू ए इवेंट हो चुकी है तो ए सर्टेन, तो ए आपका न्यू सैंपल स्पेस हो जाता था। तो हम लिखते थे पी ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड इसके बाद इसका जो कॉमन पार्ट है बी, ए हो गई तो बी होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो बी इसमें जितनी ए और बी के बीच में जो इंटरसेक्शन हो रहा है उसमें जितनी आउटकम्स है उसी रेशियो में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसको हम लिखते थे पी इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ जाती थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इस टाइप के केसेस में अब जैसे नॉर्मली आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी प्रोबेबिलिटी का क्या होता है कि टोटल सैंपल में कितने आउटकम्स हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी ए निकाल रहे हो तो टोटल कितने पूरे सैंपल में कितने आउटकम्स हैं और ए में कितने आउटकम्स हैं, मान लिया स्मॉल है तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो ये बेसिकली नंबर होते हैं जो काउंट करते हैं। अब डायरेक्टली वही अगर आप उस चीज से आप कंपेयर करो, यहाँ पे गिवन ए बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कायदे से ए में कितने नंबर हैं, आउटकम्स हैं, उसको आप डिनोमिनेटर में रखोगे और उसके बीच यहाँ कितने आउटकम्स हैं उसको आप न्यूमरेटर में रखोगे। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी इसलिए लिख दी कि अगर आप देखो कि जो प्रोबेबिलिटी ए कैसे निकालोगे, ये क्या हो जाता है ए बाई एन हो जाएगा अगर इसमें ए है इसके नंबर और टोटल सैंपल में एन आउटकम्स हैं। तो बेसिकली एन जो है सब में ही होगा, पीबी में भी एन होगा, अगर इसमें भी एन होगा। तो आप प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली आप प्रोपोर्शनल टू क्या मान लेते हो, प्रोपोर्शनल टू ए कह सकते हो, क्योंकि ये एन सब में कॉमन है। प्रोपोर्शनल टू जो उसमें आउटकम है, उसमें आउटकम है वो आउटकम वो प्रोपोर्शनल टू उसको मान लेते हो। इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि ए में कितनी आउटकम्स हैं, ए में कितनी आउटकम्स हैं, ए में जो आउटकम्स हैं वो उसकी प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगी, तो सीधे हमने आउटकम में जगह प्रोबेबिलिटी लिख दिया। एंड उसके जो कॉमन इंटरसेक्शन में कितनी आउटकम्स हैं वो भी उसकी प्रोबेबिलिटी के रेशियो में होगी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। तो ये बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही एक रूल आता है मल्टीप्लिकेशन रूल। इसको जरा फिर से आप वो जो भी मैंने फार्मूला पीछे निकाला था कि गिवन इवेंट बी, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिनोमिनेटर में हो जाएगी और ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी। ये भी हमने पीछे बताया। तो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये इसको आप डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाई पी बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको कैसे लिख सकते हो कि आप ये लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दो। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें, जो जो गिवन इवेंट है, जो गिवन इवेंट है
जो गिवन इवेंट को हम इस साइड में डिनोमिनेटर में लिखते हैं नोटेशन में, उसी की प्रॉपर्टी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। ये भी कई जगह यूज होगा। एक कंसेप्ट मैंने बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स का। उसमें क्या है कि जैसे उस केस में क्या होगा कि आप ये कहो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी क्या होगी। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए और बी पे एक दूसरे से कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इसमें सीधे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ऐसे लिखी जा सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, बी से इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ए का बी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बी का ए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस वाली सिचुएशन से जाओ तो अभी जो हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन रूल बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या बताया था, इसको आप लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगी तो फिर इसको भी क्या लिख सकते हो, सीधे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दोगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दोगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी केवल मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखिए कंसेप्ट आता है द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक सैंपल स्पेस बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये सैंपल स्पेस बनाया एंड इसमें हमने बहुत सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिफाइन किया। उस टाइप होंगी, कोई ऐसे होगी, कोई ऐसे होगी, कोई ऐसे होगी, कोई ऐसे होगी, कोई ऐसे होगी। अब इसमें ये इवेंट्स क्या क्या है देखिए, हमने इसको B1 इवेंट बोला, ये B2 बोला, ये B3 बोला, ये B4 बोला, ये B5 बोला, ये B6 बोला। इस तरह से हमने 6 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डिफाइन किए पूरे सैंपल स्पेस को। तो इसमें अगर आप देखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए बोल रहे हैं डिसजॉइंट इवेंट्स क्योंकि कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ये वाला एरिया B2 से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये एरिया इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इस केस में पूरा सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, पूरा सैंपल स्पेस देखें तो B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन B4 यूनियन B5 यूनियन B6, ये सारा होगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर इसमें एक हम और इवेंट डिफाइन करें इस तरह से, ये इवेंट डिफाइन करें, इसको क्या बोला मैंने, ए इवेंट डिफाइन करें, तो अब देखिए हम ये अगर लिखना चाहें कि एक इसके बराबर है, एक इसके बराबर है। अब एक इसके बराबर होगा, देखिए एक इसके बराबर होगा, हम ये सारे पार्ट्स कवर इसमें करेंगे कि ये वाला पार्ट एक है, ठीक है, इस तरह ये वाला पार्ट है, इस तरह ये वाला पार्ट है, एंड ये वाला पार्ट है। ये सारे पार्ट 1 2 3 4 सारे पार्ट अगर हम ऐड कर दें तो इवेंट ए बन जाएगी। क्लियर। अब तो ये सारे पार्ट हैं क्या, ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, ये B2 और A का इंटरसेक्शन है, ये जो B2 था और A का इंटरसेक्शन है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे B2 इंटरसेक्शन A, B2 इंटरसेक्शन A, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये पार्ट क्या हो गया, B3 इंटरसेक्शन A प्लस B3 इंटरसेक्शन A, फिर ये वाला पार्ट क्या हो गया, B4 इंटरसेक्शन A, और फिर ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया B5 इंटरसेक्शन A। तो ये बेसिकली इंटरसेक्शन फॉर्म में हमने A को लिख दिया। इसको अगर प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे
सैंपल स्पेस का अगर टोटल आउटकम n है तो ये सबसे n इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी n डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइडेड होगा, तो उसको डायरेक्टली हम प्रोबेबिलिटी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन A प्लस लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ B5 इंटरसेक्शन A आ जाएगी। आई थिंक दिस वुड बी क्लियर, बिकॉज ये केवल नंबर की बात है। ये B2 इंटरसेक्शन है क्या है, B2 इंटरसेक्शन क्या है, ये इस पार्ट में कितने आउटकम है, इस पार्ट के टोटल आउटकम को, इस पार्ट के आउटकम्स को आप टोटल n से डिवाइड कर दोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो अगर हम पूरी इस इक्वेशन को पूरा कैपिटल N से डिवाइड कर देते हैं तो ये सब प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाना है। तो अब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो था उसमें अगर लगाओगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है P B2 A probability of A given B2, probability of A given B2 and multiplied by B2, ये लिख सकते हैं। इसी तरह ये इसको क्या लिख सकते हैं, probability of A given B3 multiplied by B3, इस तरह से लिखते चले जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, जिसको अगर आप कोई इवेंट ए डिफाइन करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर निकालना चाहो तो ये सम ऑफ क्या होगी सारी, अगर यहाँ पे तो हमने छः B1 B2 B3 इस टाइप की 6 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमने डिफाइन की थी, बट ये m नंबर ऑफ n नंबर टाइम भी हो सकती हैं। तो n नंबर अगर आपने पार्ट किए हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई, कोई भी एक इवेंट दी हुई है, मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है, ये कोई ऐसा नहीं, कोई नई चीज हमने है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर लिखनी है तो ये कैसे लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट, सारी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करोगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट ऑन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2 मल्टीप्लाइड बाई PB2, क्योंकि ये इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2 मल्टीप्लाइड बाई B2। ये सारे इंटरसेक्शन वाले पार्ट को आप इस तरह से लिख लिख करके ऐड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ सकती है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जो बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है उसको एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक सैंपल स्पेस बनाते हैं अगेन एस, इसमें दो इवेंट डिफाइन करते हैं ए बी। तो अगर ये हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी मींस इवेंट बी हो चुकी है तो इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट बी हो चुकी है तो इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले बी हो चुकी तो इसके ये आपका न्यू सैंपल स्पेस हो गया, एंड उस ये अगर हो गई तो ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इतने वाला एरिया की होगी, दैट इज पी इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो ये हो गया। अब इसका अगर उल्टा हमें लिखा है, कहें कि बोले कि अभी बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इवेंट ए हो चुकी है तब बी क्या होगी, तो इसमें क्या होगा, पहले इवेंट ए हो चुकी है तो बी होने के चांस केवल इतने हैं, तो इवेंट ए हो चुकी है और बी होने के चांस कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए में डिफरेंस क्या है, केवल डिनोमिनेटर का डिफरेंस है। अब इससे अगर हम क्या लिखना चाहें, इससे अगर हम ये लिखना चाहें पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन है, आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाइड बाई पी बी, ये लिख सकते हैं।
ऊपर वाले से तो ये लिख सकते हैं, नीचे वाले से क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाई पी ए। इससे क्या लिख सकते हैं कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या लिख जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A मल्टीप्लाइड बाई PA डिवाइडेड बाई PB। तो अब अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि सपोज करो इवेंट A पहले हुई है, इवेंट B बाद में हुई है, तो अगर आपको ये दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए और ये प्रॉपर्टीज आपको पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आप इस तरह से निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकाल सकते हो। मीन्स आप अगर एक इवेंट सपोज कीजिए ए पहले हुई थी, बी बाद में हुई थी, तो उससे आप उसका प्रोबेबिलिटी आपको पता है, तो उल्टा प्रोबेबिलिटी कि बाद के इवेंट के बारे में आपको पता है कि बी पता है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको ही बेसिकली बेस थ्योरम कहते हैं। दिस इज बेसिकली बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या हुई कि अगर एक आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन ए पता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी निकाल सकते हो। अब इनको हम थोड़ा एक जनरलाइज उसमें देख लेते हैं बेस थ्योरम को क्या बोला जाएगा। कि अभी हम लोगों ने जो वो बनाया था, फिर से हम बना लेते हैं। बेस थ्योरम को भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, हम इससे देखिए फार्मूले से समझाने की कोशिश करेंगे। ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5, ये B6, इस तरह से आप B N तक आपने इसको ब्रेक कर लिया पूरे सैंपल स्पेस को। फिर उसमें आपने एक इवेंट ए डिफाइन की। अब देखिए, नॉर्मल हम कंडीशनल प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चन लगा रहे थे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि गिवन है B1 हो चुका है, तो ए होने के क्या चांस है। हम ये मान के चले B1 B3 ये जो है पहले हो चुकी है, फिर ए बाद में हुआ है, तो गिवन है कि B1 हो चुका है, तो ए निकालने के, ए होने के क्या चांस है। तो बेसिकली आपको ये निकालना होता था गिवन बी ए होने की क्या प्रॉपर्टी, फ्यूचर प्रॉपर्टी, फ्यूचर की इवेंट के बारे में आपको निकालना होता था। इसलिए आप निकालते थे कि B2 गिवन है तो ए होने की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, बेस थ्योरम क्या करती है, आपको यह कहा जाएगा कि ए गिवन है, ए गिवन है, एक मींस फ्यूचर इवेंट के बारे में आपको सर्टेनिटी है कि ये हुआ है, ये हुआ है, तो कितने चांस है कि B1 भी हुआ होगा। अगर ए हुआ है तो कितने चांस हैं कि B1 भी हुआ होगा। वहां पे बेस थ्योरम को हम यूज करते हैं। तो अब इसको अगर हमें अब ये निकालना है कि सपोज कीजिए कि P कहा गया ए हो चुका है, ये बात की इवेंट ए हो चुकी है, तो कितने चांस हैं कि B1 हुआ होगा, कितने चांस है B1 हुआ होगा, कितने चांस है B1 हुआ होगा। ये बेसिकली आपको बेस थ्योरम में निकालना होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या कह रहे थे, फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि B1 हो चुकी है तो ए होने के चांस क्या है, B2 हो चुकी है तो ए होने के चांस क्या है। बेस थ्योरम में हम उल्टा कर रहे हैं, आपको फ्यूचर इवेंट जो बाद में हुई है ए, कहा गया ए हो चुका है। अब अगर ए हो चुका है तो ये कितना चांस है कि B1 हुई होगी। ये तो हो चुका है कंफर्म है, तो B1 हुई होगी कि क्या चांस है, आपको ये निकालना होता है। तो आप कैसे निकालोगे, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तरीका क्या है,
वो जिस इवेंट की बात कर रहे हैं उसके कितने आउटकम्स होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द आउटकम, ये होता है। सो ए हो चुका है, बी वन होने के चांस क्या है? ए हो चुका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए हो चुका है, ए हो चुका है तो बी वन होने के चांस ये इतने तो हैं, ये वाला एरिया ही तो होगा। तो ए हो चुका है तो बी वन होने के चांस अगर आपको निकालने हैं तो अब इसमें होगा क्या कि ए में ए के जितने आउटकम है, ए के अंदर जितने आउटकम है, ए के अंदर जितने आउटकम है, अगर आप इस तरह से सोचो, ए के अंदर जितने आउटकम है वो आपको पता हो, ठीक है, क्योंकि आप बोला गया ए हो चुका है। फिर ये ग्रीन वाले पार्ट में जितने आउटकम है, ये कितने आउटकम है, ये इसमें कितने नंबर है, ये बी वन इंटरसेक्शन ए है, बी वन इंटरसेक्शन ए ही है। तो अगर ये पता है तो आप इसको, अगर ये टोटल सैंपल स्पेस में कैपिटल एन आउटकम हो, इसको भी कैपिटल एन से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी कैपिटल एन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन क्या जाता है, इसको ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन इंटरसेक्शन ए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो बेस थ्योरम आपको समझ में आ गई। फिर से मैं रिपीट करूंगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या निकालते थे कि B1 हो गया है तो फ्यूचर की इवेंट ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे उल्टा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये बोला जाएगा कि फ्यूचर में जो बाद वाली जो इवेंट है, जो बाद वाली इवेंट है वो ए हो चुकी है, तो क्या चांस है कि ये ए इवेंट B1 के थ्रू ही होगी, B1 के होने के कितने चांस है, तो आप ये निकालते हो। इसमें हम ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट डिवाइडेड बाय फुल पार्ट कर दिया, उससे ये आ गया। अब हमें ये लिखना है। अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ए ये निकालना है। एक तो आपको ये, तो इस ऐसे केसेस में बेसिकली आप फर्स्ट इवेंट हो चुकी है, सेकेंड इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी का बारे में आपको दिया होगा, क्योंकि आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बाद वाली इवेंट हो चुकी है तो पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ये दिया होगा कि पहले वाले इवेंट हो चुकी है तो बाद की प्रोबेबिलिटी है, ये दिया हुआ है, पर आपको उल्टा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको इसको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि B1 पहले हो चुकी है और ए होने की क्या तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मल्टीप्लाइड बाई पी B1। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन ए को ऐसे लिख सकते हो, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मैंने बताया था। तो ऊपर का पार्ट तो ये हो गया, नीचे का पार्ट क्या होगा, पीए क्या होगा। अब पीए देखो क्या होगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो मैंने बताया था, किसी भी इवेंट को कैसे फॉर्म, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, सारे पार्ट आप ऐड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। तो इनफैक्ट इसको हम यहीं पे, इसको अगर ऐसा लिखना चाहें, ये क्या लिख सकते हैं, पी B1 इंटरसेक्शन ए, डिनोमिनेटर को मैंने ऐसे लिखा, डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, पीए क्या लिख सकते हैं, पीए पीए इन चीजों में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्शन B1 ए, B1 और ए का इंटरसेक्शन ये हो जाएगा एक पार्ट, फिर B3 और इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, B3 इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, फिर B5 और B2 से भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये प्लस B5 इंटरसेक्शन ए हो जाएगा प्लस B2 इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर है इस तरह से आप लिख सकते हो, दिस इंटरसेक्शन दिस इंटरसेक्शन दिस इंटरसेक्शन दिस इंटरसेक्शन, वो डिनोमिनेटर है, ऐसे लिख दिया। अब उसी डिनोमिनेटर को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिख देंगे, तो ये P B1 इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, B1 गिवन है और ए की प्रोबेबिलिटी आपको
प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन B1 आपको पता होगी, ये मल्टीप्लाइड बाई PB1, ये पहला टर्म हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरा टर्म को कैसे लिख सकते हो, PA B3 गिवन है, ए की प्रॉपर्टी B3 गिवन है, तब ए की प्रॉपर्टी आपको पता है, एंड दिस विल मल्टीप्लाइड बाई PB3। मल्टीप्लिकेशन रूल से ही हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट को मल्टीप्लिकेशन रूल से हम इस तरह वाले उसमें ब्रेक कर रहे हैं, एंड ये क्या हो जाएगा, PA गिवन B3 मल्टीप्लाइड बाई PB3। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, PA B2 multiplied by PB3. So this is जनरल फॉर्म ऑफ बेस थ्योरम, जहां पे आपको फॉरवर्ड प्रॉपर्टी दी है कि B1 हो चुका है तो ए की प्रॉपर्टी पता है, B3 हो चुका है तो ए की प्रॉपर्टी पता है, B3 हो चुका है प्रॉपर्टी पता है, B2 हो चुका है तो ए की प्रॉपर्टी पता है, एंड आपको उल्टा निकालना है कि ए हो चुकी है तो B1 की क्या प्रॉपर्टी है। B1 हो चुका है, ए का पता है, B2 हो चुका है, ए का पता है, B5 हो चुका है, ए का पता है, B3 हो चुका है, तब ए का पता है। अब हमें निकालना क्या है कि अगर ए हो चुका है तो B1 क्या है, या ए हो चुका है तो B2 क्या है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, हमें इसका इंटरसेक्शन का पता लगा लेना है, उसको पूरे से डिवाइड कर देना है। तो फार्मूला बेसिकली इस तरह से है। क्वेश्चन लगाने के लिए थोड़ा और सिंपल तरीका बताएंगे। ये कुल मिला के बेस थ्योरम है, जिसको वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि 3 jars contain colored balls as described in the table below. One jar is chosen at random and ball is selected. If ball is red, what is the probability that it comes from second jar? तो अब इसमें क्या करते हैं हम, एक जार ये है, ये है, एक जार ये, एक जार ये है। अब इसमें रेड, इसमें 3 रेड है बॉल है, इसमें 1 रेड बॉल है, इसमें 4 रेड बॉल है। वाइट, इसमें 4 वाइट है, इसमें 2 वाइट है, इसमें 3 वाइट है। फिर ब्लू, इसमें 1 ब्लू है, इसमें 3 ब्लू है, इसमें 2 ब्लू है। 3 जार आपने ले लिए। अब कहना है 1 jar is chosen at random and ball is selected. If the ball is red, what is the probability that it came from the second jar? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपने क्या किया, कोई एक जार चूज किया। तो आप देखिए एक जार चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि 3 जार है। तो अगर ये जार को भी हम सपोज कीजिए J1, J2, J3 से डिनोट कर दें, तो फर्स्ट आपने हर जार को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, J1 कितना होगा, E1/3 होगा। भाई 3 जार है, 3 जार में से आपको किसी भी एक जार से आपको बाल निकालनी है, तो पहले तो आप जार चूज करोगे रैंडमली आंख बंद करके। तो कोई भी जार चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, J1 की 1/3 हो जाएगी, 3 जार है। J2 भी 1/3 हो जाएगा, J3 भी 1/3 हो जाएगी। ये तो जार चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। फर्दर आगे बढ़ते हैं कि ये अगर जार चूज हो गया है तो रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मींस आप ये निकाल रहे हो कि P रेड होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन बार Z1 इज चूजन। Z1 आपने चूज कर लिया है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैसे होगी। तो देखिए इसमें 3 जो है रेड बॉल है, टोटल बॉल कितनी है, 5 3 8, तो ये क्या हो जाएगी 3/8। ये रेड बॉल चूज होने की प्रोबेबिलिटी होगी अगर ये बार चूज किया गया, ये बार जार चूज किया गया, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी गिवन जार 2 इज चूजन, ये कितनी हो जाएगी 1 बाई टोटल बॉल्स कितनी है इसमें 6, 1/6 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, गिवन जार 3 चूजन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जब गिवन जार 3 इज चूजन।
ये क्या हो जाएगी, इसमें 4 रेड बॉल है, टोटल बॉल्स 9 है, ये 4/9 हो जाएगी। ये चीज पता चल गई। अब जैसे यहाँ पे ये निकालना चाहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन Z1, ये कैसे निकालोगे, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल जो है ना प्रोबेबिलिटी का, उससे ये और इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आर इंटरसेक्शन Z1 कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 3/8, ये हो जाएगा 1/8। इसी तरह आर इंटरसेक्शन Z2 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 जाएगा 1/18। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन Z3 कितना हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस हो जाएगा 1/3 इंटू 4/9, 4/27। ये तो हमने ट्री डायग्राम बनाया, उससे आपको समझाने की कोशिश की। अब देखिए इसको हम वेन डायग्राम में भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों में साथ लेके चलना चाह रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। अब देखिए, अब हम एक वेन डायग्राम भी बनाते हैं। वेन डायग्राम अगर हम ऐसे बनाए, ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया, एंड इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। ये जार 1, ये जार 2, ये जार 3। जार 1, जार 2, जार 3 के हमने सारे आउटकम्स ये इसमें आ जाएंगे। फिर एक इवेंट है कि पहले तो हमने जार चूज किए फर्स्ट स्टेप में, तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि जो बॉल आई वो क्या हुई, बॉल निकाली, बॉल रेड बॉल आई, तो रेड बॉल का एक ऐसे इवेंट हो जाएगी जो रेड बॉल की होगी, ये आर हो गई। ओके, अब इसमें हर चीज के नंबर लिखेंगे जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। पी Z1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब अगर हम पी J1 लिखना चाहें तो 1/3 है, इसी तरह पी J2 लिखना चाहें तो ये भी 1/3 है, पी J3 लिखना चाहें ये भी 1/3 है। तो ये 3 अलग अलग जो पार्ट थे, Z1, Z2, Z3 जार के, ये इनकी प्रॉपर्टी 1/3 हो गई। ठीक है, अब हमने इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी में निकाली हुई है, RJ1 ये वाला पार्ट हो गया 1/8, R इंटरसेक्शन J2, R इंटरसेक्शन J2 ये हो गया 1/18, R इंटरसेक्शन J3 ये हो गया 4/27। ये या तो ट्री डायग्राम से भी कर सकते हो या वेन डायग्राम से, हम दोनों को साथ में लेके चलना है जिससे और ज्यादा चीजें क्लियर हो। अब अगर इतना आपने लिख लिया, क्वेश्चन लग गया, उसमें बचा क्या। अब आपको निकालना क्या था, निकालना रिवर्स इवेंट थी कि रेड बॉल निकली है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सेकेंड जार से निकली होगी, आपको निकालना था ये निकालना है। तो अब देखिए रेड बॉल निकली है, तो रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है देख लो, ऐड कर लो, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये रेड वाला पूरा एरिया पहले आ गया, हो जाएगा 1/8 प्लस 1/18 प्लस 4/27। ठीक है, अगर रेड बार निकली है तो उसमें J2 होने का एरिया कितना हो गया, J2 तो के चांस इतने ही है, ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये J2 के चांस है, तो मीन्स ये J2 इंटरसेक्शन R हो गया। J2 इंटरसेक्शन R हमने निकाला था, यहाँ पर 1/18 लिखा हुआ है, ये 1/18, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12/71। तो ये बेस थ्योरम को वो तो के थ्रू इस तरह से क्वेश्चन लगाया जा सकता है, पर बेस थ्योरम को आप अंडरस्टैंडिंग तो समझ ही गए हमने
पिछले स्टेप से बताया। बट अगर आप इस तरह से वेन डायग्राम को बना करके क्वेश्चन लगाओगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कंडीशनल प्रॉपर्टी हम निकालते थे कि इवेंट ये हो चुकी तो ये निकालने की प्रॉपर्टी। यहाँ पे उल्टा है, बाद वाली इवेंट के बारे में कहा गया कि वो हो चुकी है तो क्या चांस है कि वो पहली वाली चार्ज J1 से आया है। उस तरह उसमें इस तरह से या तो वेन डायग्राम बनाइए या ट्री डायग्राम बनाइए, तो उसमें भी आपको बाद में सारे सारे इंटरसेक्शन जो है वो आपको ऐड कर दिया आपने, पर्टिकुलर इंटरसेक्शन जिसका जार J2 का बोला गया था, तो इससे अगर कहा जाता है कि क्या प्रॉपर्टी है जार J3 से आता है तो न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट आ जाता और उसको आप इस तरह से कर सकते हो। तो होपफुली आपको बेस थ्योरम समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट सेशन में।